क्या आपने लोन लिया हुआ है और लोन एग्रीमेंट में जो ईएमआई है वो सारे ईएमआई के इकट्ठा सारे चेक्स आपने स्टार्टिंग में ही दे दिए जबकि वो ईएमआई ड्यू ही नहीं हुआ था। तो ये ईएमआई के दिए हुए चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट हुए, उसके बावजूद भी आपके ऊपर 138 एप्लीकेबल हो गया, उसके बावजूद भी आपके ऊपर केस फाइल हो गया। क्यों? जानिए मेरे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे। इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, एडवांस पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको लेके मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैटर एक्यूज़ के फेवर में किया है। मैटर जो है 138 की वो डिसमिस हो गई है। इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब आप किसी के साथ लोन एग्रीमेंट करते हैं, लोन एग्रीमेंट के दौरान जब आप ईएमआई के चेक एडवांस में देते हैं, उसके बावजूद भी आप पे 138 का केस कैसे होता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट ऐसे हैं जब कहते हैं कि एडवांस पेमेंट में दिया हुआ चेक या सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया हुआ चेक जो है उस पर 138 लागू होता ही नहीं। ये मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स, जो कंप्लेनेंट कंपनी है उसने एक्यूज को 11.5 करोड़ लोन अमाउंट दिया था और वो लोन देते वक्त उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, दोनों के दोनों एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके अंदर ये भी मेंशन करते हैं कि जो ये अमाउंट है वो एक्यूज को थोड़ा थोड़ा करके देना है, यानी कि ये ईएमआई पे देना है। और जो वो ईएमआई का अमाउंट है वो सारे के सारे अमाउंट ईएमआई के एक चेक एडवांस में ही जो है वो कंप्लेनेंट ने अपने पास ले लिए हैं एक्यूज से। और ये चीज़ जो है खुद एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि एडवांस पेमेंट के तौर पर ईएमआई के चेक जो है वो कंप्लेनेंट ने ले लिए हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो चेक एक होके बाउंस होना शुरू हो जाते। काफ़ी ज़्यादा चेक थे। जब वो बाउंस होने शुरू हो जाते तो कंप्लेनेंट नोटिस इशू करता है, नोटिस इशू करके केस फाइल करता है और केस फाइल होने के बाद जैसे ही एक्यूज़ को इसके समन्स मिलते हैं, एक्यूज़ जाता है उसे क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में। और उसकी यही दलील होती है कि भाई ये जितने भी चेक दिए गए थे ये हमने एडवांस पेमेंट के तौर पे दिए थे, क्योंकि ये जो चेक थे वो ईएमआई के लिए थे, यानी कि इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे दिए हुए थे। तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होना था वो हर महीने एक करके देना था। तो जब हमने ये सारे के सारे चेक उनको दिए थे कंप्लेनेंट को, तब तो पहला इंस्टॉलमेंट भी ड्यू नहीं हुआ था। तो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले ही कंप्लेनेंट को चेक चले गए थे। तो इसीलिए ये जो चेक हुआ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर हुआ और ये वर्ड भी यूज़ किया गया एग्रीमेंट के अंदर कि ये चेक जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो इसके लिए इस चेक को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कंसीडर करते हुए सेक्शन 138 जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग भले आप इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोई प्रोसीडिंग इस पर इनिशिएट नहीं हो सकती, ऐसा कहना था एक्यूज़ का। अब इसके अंदर जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। सेक्शन 482 की जो क्वेश्चन प्रोसीडिंग थी उसे रिजेक्ट कर दी और ये कहा कि भाई जो टेस्ट होता है ना कि ये चेक के ऊपर 138 एप्लीकेबल होता है या नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होता है या नहीं, वो ये टेस्ट है कि जब चेक दिया जाए उस वक्त लायबिलिटी मौजूद थी या नहीं थी। यहाँ पर ये केस के अंदर क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है एक्यूज़ को अमाउंट दिया गया, जो लोन अमाउंट था वो डिसबर्स हुआ, उसके अकाउंट में पूरे 11.5 करोड़ रुपए आने के बाद जो है वो आपने चेक इशू किया इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर। तो यानी कि आपकी लायबिलिटी उस वक्त मौजूद थी, 11.5 करोड़ उस वक्त आपकी लायबिलिटी मौजूद थी, लेकिन आपको जो पेमेंट करना था वो फ्यूचर में पेमेंट करना था थोड़ा थोड़ा करके। तो ये तो एक तरीके की सहूलत आपको दी गई थी कि आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कीजिए। इसका मतलब लायबिलिटी एग्जिस्ट इन प्रेजेंट बट पेएबल इन फ्यूचर है, यानी कि आपको फ्यूचर में पे करना था। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि लायबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। अब ये मैटर जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि भाई भले आपने ये टर्म यूज़ किया कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बट ये एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, क्योंकि जब आपने चेक दिया उस वक्त आपके ऊपर लायबिलिटी बैठती थी, आपको वो पैसे रीपे करने थे, लेकिन आपको सहूलत दी गई थी कि आपको थोड़े थोड़े रीपे करने हैं। यानी कि जब आपने चेक दिया उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी मौजूद थी।
तो जो चेक दिया जा रहा है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस पेमेंट है या नहीं है, इसे आप एग्रीमेंट के अंदर लिखे गए वर्ड से नहीं पहचान सकते। हालांकि यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ था कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया हुआ चेक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे वर्ड से नहीं पहचान सकते। आप इसे पहचानेंगे एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में, उसके बेसिस पे यह माना जाएगा कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट था या नहीं था। तो समझ गए आप कि जब भी लोन पेमेंट होता है, जब भी ईएमआई का पेमेंट जो होता है, जो एडवांस में दिया जाता है, तो उस पर सेक्शन 139 और सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जब वो लोन दिया गया था उसके बाद ही आप ईएमआई के लिए पेमेंट करते हो और ईएमआई के लिए चेक हैंडओवर करते हो। तो उस वक्त लायबिलिटी मौजूद थी, बट इट इज़ टू बी पेड इन फ्यूचर, और लोन आपको मिल चुका हो। तो जिसे भी आप होम लोन लेते हो या जो भी कार का लोन लेते हो, तो उसके ईएमआई के लिए जो आप चेक देते हो, लेकिन वो चेक कब देते हो? जब आपको वो पेमेंट कर चुके होते हैं लोन का। तो जब पेमेंट करने के बाद अगर आपने चेक इशू किया तो आप पे 138 बैठेगा। लेकिन इसके अपोजिट में अगर वो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले अगर आपने इशू किया, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, कि लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आने से पहले ही अगर आपने चेक इशू किया है तो सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कि पैसे देने वाले ने पैसे दिया ही नहीं और पैसे लेने वाले ने तो पैसे लिए ही नहीं, तो फिर लायबिलिटी किस चीज़ की? तो लायबिलिटी एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके अकाउंट में पैसे आना बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा आज का जजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत ही अच्छे मैं जजमेंट्स और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।